नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस चैनल पर। और जो मैंने पिछला वीडियो डाला था नालको का, उसमें कुछ कमेंट आए थे। ज़रा मैं पहले उन पर बात कर लूं, फिर मैं आपको इस वीडियो के बारे में, जिसमें हम वैकेंसी जो है मध्य प्रदेश की वैकेंसी है ना, जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा घोषित की गई है ना। इसमें कुछ संशोधन भी हुए। पहले 1170 पोस्ट थी और अब इसे 2265 पोस्ट इसमें जो है निकल आई है ना, बढ़ा दी गई है पोस्ट भी। और संशोधन वंशोधन होके ये आया है। देखो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा है ना, देखो संशोधित लिखा हुआ है। समझ गए, नियम पुस्तिका वगैरह सारी। तो मैं हर चीज़ आपको बता दूंगा, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें। जो कुछ कमेंट हैं, जैसे नालको नॉन एग्जीक्यूटिव के कुछ कमेंट हैं, तो आप लोग भी कमेंट करिएगा है ना, क्योंकि मैं अगले वीडियो में उन सारे कमेंट का आपको जवाब दूंगा। कमेंट भी कर दूंगा, आप टेंशन ना लें, पर यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड कैसे बनेगा भैया, है ना। ये इंस्पायरिंग यूथ 77 ने ये पूछा है कि बिहार में देखिए जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है, यानी कि जो पंजीयन कार्ड होता है, रोजगार पंजीयन वाला जो होता है, ये आपको ऑनलाइन जाकर के अप्लाई करना पड़ता है। हर राज्य में ये ऑनलाइन ही ये सुविधा दी गई है ना, सरकार देती है। तो एक बार आप अपने ऑनलाइन किसी भी शॉप पर चले जाएं, वो आपको गाइड कर देंगे आपको क्या करना है। ठीक है, इंस्पायरिंग यूथ। अगला कमेंट, नालको ही नॉन एग्जीक्यूटिव जो एक रिक्रूटमेंट है ना। आप मेरे पुराने वीडियो देख लेंगे जिन लोगों ने देखा नहीं। वैकेंसी बहुत प्यारी प्यारी सारी परमानेंट जॉब के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब उन्हें देखिए, तैयार रहिए, बस अपॉर्चुनिटी दस्तक देगी, है ना। और एक ने पूछा, सर हाई स्कूल का पासिंग ईयर 2013 नहीं ले रहा है, इनवैलिड है। इनवैलिड पासिंग ईयर बता रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इनवैलिड में भी एक काम करिए ना, ये है सुमित विश्वकर्मा जी। सुमित विश्वकर्मा जी, अगर 2013 आपका पासिंग ईयर है तो हो सकता है उसकी क्या कहना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ, है ना, हो सकता है शायद आपकी कम या ज़्यादा पड़ रही हो, इसलिए भी वो नहीं ले रहा होगा, है ना। यानी हो सकता है आप बड़े पढ़ रहे हो एग्जाम के लिए, ठीक है, या छोटे भी हो सकते हैं। पर आपका 2013 पास आउट है, मतलब मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अभी अभी का ही है आपका। तो एज की कुछ दिक्कत हो सकती है। ऐसे मौक़ों पे अगेन मैं एक ही चीज़ राय देता हूँ, अगर खुद से नहीं हो पा रही चीज़ें ना, तो बढ़िया है कि आप ऑनलाइन चले जाएँ। वो आपको साफ-साफ बता देते हैं। क्या वो लड़कों की बहुत आदत रहती है कि क्यों नहीं भरा रहा है, क्या हो रहा है, वो सब वो जल्दी-जल्दी बता देते हैं। ठीक है। और अगला है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे है कि सर एससीवीटी वाले भर सकते हैं क्या फॉर्म? देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनसीवीटी, एससीवीटी दोनों ही एक जैसे ही होते हैं, बस फ़र्क होता है स्टेट का और नेशनल का। मतलब एक है नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट, एक आपका स्टेट वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप ऐसे मौक़ों पर फॉर्म भर करके देखें, है ना। ये जो पूछा था, ये सुनील कुमार जी ने पूछा था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड डेंजर बिल्डिंग वर्कर का जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर। ठीक है, और भी ऐसा कोई कमेंट है तो नहीं, अभी तो फिलहाल मुझे इतने ही नज़र आए। ठीक है, और एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही करके बाकी आप लोग का धन्यवाद। आप लोगों ने कमेंट किया, इसमें पूछा आपने, डाउट पूछे आपने, है ना। टेंशन मत लीजिए, मैं सारे डाउट जरूर क्लियर करता हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आकर, जैसे मान लीजिए बातचीत आपको करनी है मुझसे, तो मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है ना, डिस्कशन विद मनोज नाम से ही है, वहाँ जाइए, मुझसे जुड़ जाइए, मैसेज करिए, मैं आपके मैसेज का जवाब जरूर दूंगा। थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं बात आपसे भरपूर करूंगा, तो आप टेंशन ना लें ना। और मैंने आपसे बताया है कि सिर्फ यही नहीं ज़रूरी है कि टेंशन आपको इसी बात की हो, लाइफ की कोई भी टेंशन हो सकती है। शेयर करिए मुझसे, है ना, कहना चाहिए, कह दीजिए, क्या पता अगर मेरी औकात के अंदर उसका जवाब होगा, मैं आपको पक्का से दे दूंगा। बाकी ये हमेशा याद रखिए, कोई भगवान नहीं है ना, कोई भगवान नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता, सब मतलब ऊपर नीचे हैं। आप सोचिए, ये जो एमपीपीएससी, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, कल एमपीपीएससी मेरे ख्याल से कल या परसों ना एमपीपीएससी मेंस का जो है रिजल्ट आया होगा। अब आप सोचो, मैं बहुत पहले तैयारी करता था, लेकिन मुझसे कभी ये क्लियर नहीं हुआ ना। एमपीपीएससी का प्री निकला, प्री ही नहीं निकला तो मेंस तक तो पहुंचने की बात ही बहुत दूर की है भैया। तो क्या होता है, घर में ऐसा अक्सर होता रहता है, आपने आपके भी घर में ये सब होता रहता होगा। मैं ऐसे माइंड नहीं करता, पहले बहुत माइंड करता था। पहले बहुत बुरा लगता था कि जैसे अपने ही घर वाले कोई आ जाते थे, चाचा वगैरह कहीं से भी आते थे, और वो नाम लेकर के बुलाते थे, मनोज कहाँ है करके। तो यही कल परसों भी हुआ मेरे साथ कि एक हमारे दूर के हैं चाचा, वो ज़रूर आए घर, और वो यही खबर लेकर के आए कि यार उसका तो एमपीपीएससी वो टॉप कर गया, कोई ऐसा वैसा करके। और तो पिताजी को दुख हुआ मेरे कि भाई हमारा लड़का क्यों नहीं इसे निकाल पाया।
क्या कैसा था। देखिए मैं नहीं जानता भाई ऐसा क्यों है क्या है, और क्यों ये बातें सुन कर के लोग दुखी होते हैं, और ख़ास तौर पे जब पापा लोग दुखी हो जाएँ तो फिर कुछ जवाब नहीं मिलते कि क्या बोलें और खुद कैसे समझाएँ। है ना? और मुझे पता है कि जो अभी मैंने फ़ील किया कल रात को दोबारा से देखिए ये सब जो भी मैं करता हूँ, है ना? ये मुझे अच्छा लगता है ना? नो डाउट ये मन को भाता भी है, और है एक तरीका की इनकम की एक सोर्स जनरेट करने का अपना खुद का एक अलग सा, ठीक है ना? देखिए जो है दिल से है, सच है, कोई बात छुपाने वाली नहीं है ना? बहुत तैयारी भी मैंने करी थी एमपीपीएससी की, पर मेरा प्री भी नहीं निकला दोस्तों, है ना? प्री भी नहीं निकला, शायद मैं उतना ज्ञानी नहीं रहा होगा, इसलिए भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो हालाँकि पढ़ता मैं आज भी हूँ, करंट अफ़ेयर पढ़ लेता हूँ कभी-कभी, जो मिलता है, जैसा मिलता है उसे पढ़ लेता हूँ, है ना? और पढ़ाता भी हूँ मैं, कुछ स्कूल वगैरह में भी पढ़ा देता हूँ और कुछ वीडियोज़ बना लेता हूँ, कोचिंग भी चलाता हूँ, ठीक है? लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कहीं न कहीं तो कमी है ना? पेरेंट्स की, क्योंकि देखो हालाँकि वो बेचारे, अब जैसे कल की ये बात थी तो कल वो बुरा माने वो चीज़ बीत गई, लेकिन आज अब वो वापस वही नॉर्मल ट्रैक हो गया जो हमेशा रहता है ना? कि नहीं यार अपना लड़का है, अपनी बात है, ठीक है, दूसरे क्या ही कर लेंगे, नहीं समझे? तो यार देखिए इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, है ना? कि इससे कैसे डील करें? इसमें सिर्फ़ इतना किया था मैंने कि मैं शांत बैठा हुआ था चुपचाप, सुन रहा था थोड़ा बहुत इधर से है ना? थोड़ा बहुत पापा की बातें इधर से इधर नहीं निकालनी चाहिए यार, वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती मुझे, बाकी सबके लिए अपन ये सब चला लेंगे, लेकिन पापा पापा हैं यार, तो अगर उन्हें कहीं फ़ील बैड हुआ है और वो भी हमारी वजह से, तो बेटर है कि उनसे सामने से बात या लड़ लेने की बजाय चुप रहो थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़े गंभीर माहौल है ना? तो थोड़ी देर शांत रहो आप, कल तक ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ये सबसे बेस्ट राय होती है। और एक बात और बता दूँ, आप बाहर वालों से भी नफ़रत नहीं कर सकते जो ऐसा मैसेज लेकर के आपके घर में आते हैं। तो अब किसी रिलेटिव ने कहीं किसी ने कर लिया होगा क्रैक, यार वो था उतना काबिल, अपन नहीं थे उतने काबिल, तो अपन यहाँ हैं, बाकी वो जाए यार, मैं तो बहुत खुश हूँ उसके लिए, है ना? ऐसा मत सोचिए कि मैं उसके है ना, थ्री इडियट वाला वो डायलॉग कि वो अपना दोस्त फेल हो जाए तो दुःख होता है, लेकिन वो टॉप कर जाए तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है वाला मामला, है ना? तो देखो कहीं न कहीं तो अपन इंसान है, तो थोड़ा बहुत तो वो फीलिंग अपने पास रहेगी। पर सबसे बड़ी बात यही है कि खुद को सँभाल करके वापस अपने ट्रैक पर आ जाइए, है ना? सब कुछ टेम्परेरी है जैसा कि मैंने आपसे कहा, है ना? तो देखिए ये भी एक वक़्त था जो गुज़र गया, बिल्कुल निकल गया वहाँ से, है ना? हम जिस चीज़ के लिए बने हैं हम वहाँ पहुँच ही जाएँगे, आप बस अपना काम करते रहिए, ठीक है? हाँ, ना देखिए ना क्वालीफ़ाई कर पाने की बहुत सारी वजह होती हैं, है ना? मैं किस्मत को दोष क्यों दूँ साहब? किस्मत के बारे में मैं जानता ही कितना हूँ, है ना? बेहतर है कि मैं अपने कर्मों को ही दोष दे दूँ कि हो सकता है शायद मैंने ठीक से पढ़ाई ही ना की हो, है ना? ठीक से मन नहीं लगाया हो, तो ही आज ये सब करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है? तो आपको ये सब ना करना पड़े इसके लिए ज़रूरी है कि एक बार वो करिए, और देखिए अगर तब भी नहीं होता है तो भी मेरे हिसाब से तो बुरा नहीं मानना चाहिए आपको। हाँ, बस शांत रहिए, क्योंकि देखिए घर के इन माहौलों से आप कभी बच नहीं सकते हो, अगर आपको वहीं रहना है तो इन केस, और भागना भी कोई अच्छा उपाय मुझे लगता नहीं। भगोड़े भी मत बनिए, इससे अच्छा है कि बेटर है कि उस सिचुएशन को सामने से झेल लीजिए, है ना? देख लीजिए, ठीक है? बाकी सब अच्छा होगा दोस्तों, है ना? अच्छा ही होना है, वैसे भी क्या लाइफ स्पैन बहुत छोटी है, ऐसे करके मैं खुद को दिलासा दे देता हूँ कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ये वक्त भी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा धीरे से, ठीक है? और निकल गया। आ जाइए फटाफट से ट्रैक पर। तो दोस्तों कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप मुझसे कहीं पर भी बात कर सकते हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश, अच्छा मैं आपको वो वीडियो वो एक और इन्होंने जो पीडीएफ निकाला ना संशोधन करने के लिए, वो ये रहा। इसको थोड़ा-सा ज्ञान ध्यान से देखिएगा आप, है ना? ये जो मैं जिस भर्ती की बात कर रहा हूँ आपसे, ये है समूह 5 की, है ना? समूह 5 की है, उसके अंतर्गत ये नर्सिंग स्टाफ, ये जो अपना पैरामेडिकल स्टाफ है, इनके समक्ष इन पदों की है ये सीधी भर्ती पूरी की पूरी, है ना? और इसमें साथ में कुछ बैकलॉग भर्तियाँ भी हैं। हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा ये 2024 है ना? तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको, देखिए मेन क्या है ना, आप सिलेबस से रह जाओगे और कुछ से रह जाओगे, उससे अच्छा मैं आपको कुछ बात बता दूँ। जैसे नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और मेल नर्स, ठीक है ना? उनके लिए इतने कोड हैं, ठीक है ना? इतने कोड ये इसलिए हो जाते हैं, क्या होता है अलग-अलग विभाग में, जैसे मान लो ये एक विभाग आया, ठीक है ना? अब इसमें कहीं पर एक पोस्ट ये मेल नर्स है, ठीक है? तो अब इसमें क्या है ना, नंबर इनका अलग चलता है, ऐसे 1, 2, 3 चलता है। तो अब यहाँ पर मेल नर्स कितने पे आ गया, 3 पर आ गया। फिर अब दूसरा विभाग आया ये रहा। फिर मालूम चला यहाँ पर कहीं पर फिर से मेल नर्स है। अब ये यहाँ से तो 1, 2, 3 शुरू किया ना, ये चलता रहेगा। तो अब ये देखो ज़रा, यहाँ पर कोई पद होगा उसके लिए 4 ये आ गया, अब ये 5। तो अब देखो मेल नर्स के लिए कितने कोड हो गए, एक ये 5 भी है, एक ये 3 भी है।
फिर ऐसे ही तीसरा विभाग आएगा, समझ लो इस बात को, ताकि आपको पीडीएफ पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि सारा नहीं पढ़ पाओगे, 93 और 96 पेज का है भाई, है ना, परेशान हो जाऊंगा मैं भी और आप भी नहीं देख पाओगे ये वीडियो। तो बेहतर है कि मैं आपको ये पीडीएफ दे दूं, आप बस समझ लो कि ये काम कैसे कर रहा है। तो इतने सारे कोड का मतलब क्या है, वो यही है कि हर विभाग में ना, और क्या इन्होंने गिनती ना ऐसे क्रम से लगाई हुई है, बिल्कुल लाइन से लगाई हुई है, ठीक है। तो असिस्टेंट की आप देखोगे तो एक पोस्ट होगी कोई सी, फिर उसका 6 नंबर आ जाएगा, तो ऐसे करके नंबर से लिखा हुआ है, फिर ऐसे करके लिखा हुआ 7, फिर मान लो आ गया मेल नर्स, है ना, कि मतलब इस विभाग में भी मेल नर्स की जरूरत है, तो उसका मतलब कोड डाल दिया यहाँ पर, ये 8वां कोड हो गया, समझ गए। तो ये सीरियल नंबर है ना, ये जो सीरियल नंबर लिख रहा हूँ ये विभाग के सीरियल नंबर है। विभाग के अंदर जो पोस्ट के सीरियल नंबर है वो 1 2 3 से जो पहले वाले शुरू हुए वो लगातार जितने तक गया विभाग, उन नंबरों को वापस से 1 2 3 नहीं किया, मतलब पोस्ट को दोबारा 1 2 3 1 2 3 नहीं कर रहे हो, है ना, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चला दिया, तो एक ही पोस्ट को कई सारे नंबर मिले, है ना, तो इसीलिए उसके कोड भी बहुत सारे हो गए। इसीलिए आप देखोगे नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और मेल नर्स, इन तीन को ध्यान से देखना, और जब पीडीएफ देखोगे तो आपको मिलेगा ये 29 नंबर पे भी है, 34 पे यही पोस्ट मिली, 35 पे मिली, 42 में मिली, 105 113 117, समझ गए। तो ये कोड है, इनके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको तो विभाग देना है, फॉर्म भर देना है। और इन लोग की टोटल पोस्ट कितनी है, 82, ठीक है। आपको जो देखिए जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसका कोड ए होगा। तो अगर कोई सपोज करो नर्सिंग स्टाफ के लिए भरता है ना, नर्सिंग ऑफिसर के लिए भरता है या स्टाफ नर्स के लिए भरता है, तो जब उसको पेपर मिलेगा, प्रश्न पत्र उसके पास आएगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस पर ए लिखा होगा। ऐसे ही अगर कोई रेडियोग्राफर के लिए भरता है तो उसको डी उसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा, और इतने सारे इसके कोड हो गए, तो आप समझ गए कोड का मतलब। और यहाँ पे टोटल पोस्ट लिखी हुई है, ठीक है। अब ये देखिए टोटल पोस्ट ये सब बढ़ा दी गई, आप यहाँ पे पढ़ लेना पूरा, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, निश्चेतना टेक्नीशियन, ईईजी टेक्नीशियन, सीएसएमडी टेक्नीशियन, है ना, इतने सारे, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन, प्रोस्थेटिक एंड आर्थोटिक टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, है ना। इनके सिलेबस में आपको अभी ये सब पीडीएफ में है, आप टेंशन मत लो, है ना। ओटी टेक्नीशियन हो गया, एंड यहाँ पर आप देखोगे ये टोटल पद लिखे हुए हैं, ये इनके कोड लिखे हुए हैं, कोड मैंने आपको समझा दिया, है ना। और ये आपको प्रश्न पत्र का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे करते करते अब ये देखो जरा, लैब अटेंडेंट, है ना, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, डायलिसिस अटेंडेंट, ओटी अटेंडेंट, डार्क रूम अटेंडेंट, लैब सहायक, डार्क रूम सहायक, ओटी सहायक, ड्रेसर, तकनीकी सहायक, इन सबको आप देखोगे तो ये सारे कोड बन जाएंगे। टोटल पोस्ट इतनी है, आपका प्रश्न कोड रहेगा, मतलब क्वेश्चन पेपर का जो कोड रहेगा वो एन है। ऐसे करते आप देखोगे 2265 हो जाएंगे। पहले ये जो थे बिफोर, है ना, ये जो था ये था 1170, ठीक है ना, इतनी पोस्ट थी पहले, अब इसको बढ़ा दिया गया और अब इतनी पद हो गए हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और अब अगर आपको ये विभागवार देखना है तो मैं आपको यही वाली पीडीएफ दे दूंगा, विभाग से आप देख सकते हो। तो जैसे देखो ये रहा नंबर 1 विभाग देख रहे हो आप। अब यहाँ देखो इस विभाग के लिए यहाँ से शुरू हुआ 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9, एक सेकंड रुकेगा, है ना, मैं जरा एक एक कॉल अटेंड कर। हाँ हेलो, हाँ रोहित, मैं थोड़ा सा भी वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, वीडियो में ही हूँ, ठीक है। माफी चाहूंगा दोस्तों आप सभी से। देखिए, तो अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने देखा एक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल, है ना, एक ये विभाग आ गया, एक आपको दिख रहा होगा संचालनालय चिकित्सा वाला, ये दिख रहा है, ठीक है। ये देखो ये दो अलग अलग विभाग है, ठीक है। अब इसमें भी ये 3 चीजें आती हैं, 4 चीजें आती हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले इसमें देखिए जरा, आपको दिखेगा अभी विलोपित है, मतलब ये हटा दिया, ये हटा दिया, है ना। विलोपित मतलब यहाँ तो कुछ भी नहीं है भैया। रेडियोग्राफर यहाँ दिख रहा है मुझे। अब यहाँ देखो, चलो जैसे ये देखो टेक्नीशियन, ठीक है, ये टेक्नीशियन हो गया अपना। और देखो टेक्नीशियन, ये रहा टेक्नीशियन, ठीक है। अब यहाँ पर देखना इनके कोड लिखे हैं, ये देखो ये 6 पे दिख रहा है टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियन 11 पे दिख रहा है। अब देखो ये टेक्नीशियन कहाँ के लिए, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना वाला है ये, और ये है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय ये सिवनी वाला है। क्लियर है कहानी। ऐसे देखो एक और टेक्नीशियन मिलेगा, ये शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर वाला, इसका यहाँ पर कोड कितना है, तो देखो पोस्ट तो वही है लेकिन कोड कितना आ रहा है, 6 11 16। अब जरा 6 11 16 को हम यहाँ तलाशते हैं, ठीक है ना, 6 11 16, 6 11 16, देखिए आपको ये रहे 6 11 16, और आप देखो यहीं पर है ये रहा टेक्नीशियन। देखा, बात समझ में आ गई आपको। तो क्या हुआ, एक ही ना वो अलग अलग लाइन से चला जा रहा है, वही पोस्ट बार बार रिपीट हो रही है ना। ये इस तरह से काम कर रहा है। टोटल पोस्ट आपने देख ली, और इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। यहाँ पर दिख जाएगा अकार्यपालिक और कार्यपालिक। देखो जो आपको मालूम है कि हमारे जो कुछ क्या कहते हैं, जैसे जनजाति, जैसे सहरिया, सहारिया, बैगा और भारिया,
है ना, इनको क्या है ना, बस अगर वो अकार्यपालिक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सीधे इन पर्टिकुलर विभागों में जाना है। जितने लोग ये सुन रहे हैं, सहरिया, सहारिया, बैगा और भारिया, ये जो आदिम जनजाति है, मध्य प्रदेश सरकार ने इनको डायरेक्ट नौकरी देने का कहा है। लेकिन उसमें ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो अकार्यपालिक है या फिर वो कार्यपालिक है। कार्यपालिक है तो फिर आपको डायरेक्ट पोस्ट नहीं मिलेगी, आपको पहले पेपर पास करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, ये नियम है 2018 से, ये नियम आ गया था मध्य प्रदेश में। इन जो आदिम जनजाति जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, बैगा, भारिया, सहारिया या सहरिया, इन आदिम जनजाति के लोगों को डायरेक्ट नौकरी मिलती है, लेकिन वो अकार्यपालिक पोस्ट होनी चाहिए। जैसे देखो ये दिख रही है आपको, ये देखो ये जितनी भी है ना, अकार्यपालिक है। अब ये अका पर, इनके लिए क्या करना है आपको, इनके लिए आपको पेपर नहीं देना है, आपको इस चयन मंडल का फॉर्म नहीं भरना है। समझ गए आप मेरी बात, चयन मंडल को फॉर्म नहीं देना है, यानी इस मंडल, ये तो चयन करवाने वाला मंडल है, आपको सीधे विभाग में जाना है। जैसे मान लो आप रेडियोग्राफर के लिए भरना चाहते हो, ये क्योंकि अकार्यपालिक है, तो आप सीधे यहाँ चले जाओ, फॉर्म लेकर के यहाँ चले जाओ। जैसे देखेंगे आप बैगा, भारिया या सहरिया, सहारिया हो, आपको डायरेक्ट पोस्ट दे देंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे, वो एक अलग कहानी है, लेकिन पोस्ट डायरेक्ट मिल जाएगी, ये फायदा होता है। लेकिन वहीं अगर कार्यपालिक के लिए अप्लाई करोगे तो कार्यपालिक कहीं है इसमें, लो भैया, इसमें कार्यपालिक तो कहीं पर भी नहीं है। तो ठीक है ना, अकार्यपालिक मतलब सबके लिए अप्लाई कर सकते हो इस पूरे फॉर्म में। ठीक है ना, आ जाइए। तो अब आप ऐसे देखो जरा, ये जितने भी है ना, ये आप आराम से पढ़ते रहना, है ना, कहाँ पर कितनी है, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, ये आप आराम से देख लेंगे ना, कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे बताइएगा, है ना। और यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आजा आजा जा, ये वो, ठीक है ना। और ये फिर बहुत डिटेल में, है ना, कि ये गैस राहत वालों के लिए भी कितने पद हैं यहाँ पर, सीधी भर्ती, स्टाफ नर्स के कुल 1 पद है उनके लिए खाली। ठीक है, और अब आप ये पूरा देखते जाओ, डार्क रूम सहायक, ओटी सहायक, है ना, ये आपको अलग अलग विभाग में ये पूरा बताया गया है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और बस एक डॉट पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। समझ गए दोस्तों। चलिए अब आ जाते हैं वापस। तो आपने देखा कि मैंने आपको ये बताया है यहाँ पर अभी तक कि जो टोटल पोस्ट है ना, जो टोटल पोस्ट है वो है 2200, कितना बताया था, इतना ही है ना, हाँ इतना है, 2265 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और इसका पेपर भी निर्धारित है भैया, है ना, आपका जो पेपर है ना, ध्यान से देखिएगा, आपका पेपर 15 फरवरी को करवा दिया जाएगा। ध्यान सुनिए, उस दिन से प्रारंभ हो जाएगा। 2 पाली में है, एक सुबह होगा, एक शाम को होगा। दोनों पेपर नहीं देने, एक ही पेपर देना है आपको, है ना, 2 पाली में हो रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। तो देखो 30 दिसंबर से आप ऑनलाइन इसे भर सकते हैं, और 13 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले भर दीजिए। कहीं कोई फॉर्म में त्रुटि हो जाए तो 18 जनवरी तक उस त्रुटि को सही कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पैसे लगते हैं। ठीक है ना, और जो एप्लीकेशन फीस है, जो अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए लगती है, वो 500 रुपये है, और बाकी सारे जितने भी हैं, है ना, ध्यान से देखेंगे। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, जो हमारे SC ST, है ना, और OBC, EWS या दिव्यांगजन है, उनके लिए 250 सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। ठीक है ना, दूसरे राज्य के लोग भी इसे भर सकते हैं, लेकिन वो अपने राज्य में अगर SC ST या अनुसूचित जनजाति इन सब में अगर आते हैं, लेकिन वो हमारे राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश में जब वो आएंगे, तो वो अनारक्षित कैटेगरी में आएंगे, मतलब आपकी फीस 500 रुपये रहेगी, और आपको उम्र में कोई छूट नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर मिनिमम जो एज है, ठीक है ना, और देखिए कुछ पोर्टल शुल्क लगता है, तो वो आपको मतलब नहीं, बेहतर है कि आप ऑनलाइन जाकर के भर दें। तो 15 फरवरी को जो पेपर होगा, तो देखिए पहला मतलब अब ये डिपेंड करता है कि आपको शाम का मिलता है कि सुबह का मिलता है। अगर सुबह का मिला तो 7 से 8 आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, प्लीज़ पहुंच जाइए, स्ट्रिक्ट हो गए, घुसने नहीं देंगे अगर 8 के बाद पहुंचे तो। और अगर दोपहर की मिलती है, यानी दूसरी पाली मिलती है, तो 1 से 2 के बीच में दोपहर में आपको पहुंच जाना है। ठीक है ना, पेपर का जो टाइम है वो 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपका पेपर होगा, यानी 2 घंटे का ही पेपर है। अगर सुबह बैठ रहे हैं तो 9 से 11, और अगर शाम को बैठ रहे हैं तो 3 से 5, लेकिन पेपर 2 ही घंटे का। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके पास वो 100 रहेंगे, है ना, टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 रहेंगे। ठीक है, कोई और एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, यानी टोटल मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो भी 100 मार्क्स का ही पेपर हो रहा है। ठीक है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस पेपर में, इसका ध्यान रखें। ठीक है, इसलिए सारा कुछ करके आना है ना, सारा पेपर आपको करके आना है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको आधार पंजीयन आपको अनिवार्य है। ठीक है ना, कोई एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर के चले आना, वो पासपोर्ट वासपोर्ट जो होता है, अब आपने इतने एग्जाम दिए कि आपको सब पता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, काला बॉल पॉइंट पेन सिर्फ लगेगा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, परीक्षा समाप्ति के बाद ही आपको हॉल छोड़ना है।
ठीक है, इसका ध्यान रखिए। और ये वो देखो बैगा, सहारिया, सहरिया, ये जो है इनको मैं कह रहा था आपको, ठीक है ना। अगर ये अकार्यपालिक पदों के लिए अप्ला रहे हैं तो सीधे हार्ड कॉपी जो है लेकर के, देखो मैंने कहा ना आपको, आपके सारे प्रमाण पत्र संलग्न करके हार्ड कॉपी के साथ आपको आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक ईसीबी नहीं भेजना है। देखो उनने बोला आपको सीधे संबंधित विभाग को पृथक पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा, ठीक है ना। तो आप वो करते रहिए, ध्यान से समझ गए होंगे आप मेरी बात, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये आ जाएगा भैया कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको समझिए जरा। तो अगर तो जो बैगा, सहारिया या भारिया जनजाति, उनके लिए आवेदन पत्र सीधे 94 पेज पे है इसी पीडीएफ में, है ना। आप यहाँ पर देखो जरा, ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो, ये 96 पेजेस है टोटल। अरे बाप रे, हालत खराब हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ जीके थोड़ा सा कि अनुसूचित जाति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में आती है, और अनुसूचित जनजाति जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में वर्णित है। समझ गया ना, ये इसका ध्यान रखिएगा ये। और हारी, अब ये देखो ये है क्वालिफिकेशन मार्क्स, है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जिसे कहते हैं। तो जो अनरिजर्व वाले हैं उन्हें 50% नंबर मिनिमम लेकर के आना पड़ेगा, तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे। और वहीं पर जो SC ST और OBC या दिव्यांगजन है उनको जो है 40% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे टोटल। मतलब 40 नंबर ले आए अगर ये वाले तो ये हो जाएगा, और जनरल वाले 50 ले आए तो क्वालिफाइड माने जाओगे, है ना। नौकरी नहीं मिल रही है, एग्जाम क्वालिफाइड माने जाओगे। EWS को भी वही 40% ही लेकर के आना, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। और ये रहा। अब देखो, अब जो आपका पेपर है उसके कुल अंक 100 हैं, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब 100 क्वेश्चन जो है ना, 100 क्वेश्चन जो हैं वो कैसे बटे हैं देखो। तो 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन रहेंगे ये सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, है ना, ये सब हो जाएंगे। और 75 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके ट्रेड से रहेंगे भैया, जिससे आपने पढ़ाई करी है ना। अब आपने नर्सिंग पढ़ाई करी, पैरामेडिकल, या फिर आपने रेडियोग्राफी, दुनियादारी, जो भी पढ़ा होगा 75 क्वेश्चन उसी के रहेंगे। तो भैया अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। सिलेबस में भी आपको दे दूंगा। उत्तीर्ण क्या होना चाहिए, देखो आप 12वीं पास हो और आपके पास या तो डिप्लोमा हो, आपके विषय में, संबंधित विषय में, या तो डिप्लोमा या तो डिग्री होनी चाहिए, खत्म कहानी, है ना। इतना कुछ होना चाहिए। न्यूनतम वर्ष देख लीजिए 18 है, और मैक्सिमम जो एज है वो 40 है, ठीक है ना। ये है ना, ये हो गई। लेकिन जो छूट मिलती है 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है। तो SC ST के लिए जो या किसी के लिए भी विक्रम अवार्ड से अगर आप सम्मानित हैं, है ना, कुछ भी हो, तो 45 साल है। महिलाओं के लिए भी 45 साल ही है, लेकिन 45 साल से ऊपर किसी के लिए भी नहीं है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना किसी के लिए 50 साल रखते हैं, तो भाई क्या 10 साल नौकरी करोगे फिर रिटायरमेंट ले लोगे क्या, है कि फिर तो 60 साल ही कर देते हैं सीधे सीधे, नहीं। तो समझ गए ना, तो कुछ तो नौकरी करना है ना किसी को, तो समझ गए। तो इसका ध्यान रखिएगा, 45 से ऊपर ये एज नहीं बढ़ सकती है। 40 सबके लिए इतना ही है ना। बाहर वालों के लिए जो बाहर राज्य से हैं उनके लिए भी 40 ही है मैक्सिमम, उनके लिए नहीं बढ़ सकती है। ये सिर्फ राज्य के लोगों को सहूलियत देती है सरकार, वो उसके लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर यही सब लिखा हुआ, जितना ये पीला पीला आप देख रहे हो ना, सब पढ़ चुका हूँ मैं। हाँ, ये पूरा बिल्कुल सही समझ रहे हो। देखो फिर भी प्री नहीं निकलता, इतना पढ़ लेता हूँ, है ना। जाने दो, मैंने देना ही छोड़ दिया है उसे, वो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, बिल्कुल दूर हो गया। तब भी लोग पीछे पड़े हैं मेरे। ऐसे अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट प्राप्त नहीं होगी, ये पता नहीं कौन है भाई, उसको छोड़ दो, जान दो। ये देखा है मैंने, देखा देखा, आपके काम का नहीं है। होगा ना तो मैं बिल्कुल रुक करके आपको बताऊंगा, ये आप जानते हो, ठीक है। अगर मेरे जैसे किसी घर में होता है तो क्यों ना जरा एक नई चीज़ शुरू करता हूँ, आप भी जरा कमेंट करना कि अरे भैया मेरा भी है, अरे भाई मेरा भी है ना, अपने यहाँ भी यही चल रहा है। अगर हम एक ही दुख से झेल रहे हैं तो फिर बड़ी बात है, आप आके मेरे से जुड़े जाओ। लगे तो इंस्टाग्राम भर दो साला, वहां भी आके कमेंट कर दो कि अरे यार ये तो रोज का ही है भाई, रोज ही कोई ना कोई बोल रहा है। जरूरी है ना, अच्छा है कि हम आपस में रोले, इधर उधर रोने से तो अच्छा ये कि भाई आप मेरे पास ही रो लो, है ना। और टेंशन मत लो, लड़कियां भी रो सकती हैं, है ना। ऐसा मत सोचिए आप, बिल्कुल अपने आप को मुझसे जुदा ना समझें, मैं पहले बता दूं, है ना। मैं सबके लिए हूँ, मैं सबके लिए हूँ, ये समझे, है ना। अगेन मैं भगवान नहीं हूँ, मैं फिर से बोल दूं, एक नॉर्मल आप ही के बीच में से एक इंसान, जो वही दुख झेलता है जो कोई भी झेलता है ना। एक ही नाव में हम सब सवार हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और हाँ, गलत भी ना समझें, है ना। बिल्कुल नहीं, आप लड़कियां भी कोई गलत ना समझे, कभी नहीं ऐसा, कभी ऐसा ना सोचें कि हम बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल बात कर सकते हो, आप बिल्कुल बात कर सकते हो, अपना सखा, अपना भाई, जो समझ में आए, लेकिन अंदर ना रहे, है ना। बाहर बोल देना बहुत बेहतर होता है, किसी से भी बोल दो,
है ना। अंग्रेजों में तो चलता है वो पट्टी वट्टी बांध करके ना, जैसे मतलब आपस में शेयर नहीं करवाना होता तो एक उन्होंने रूम बनाया होता, पट्टी बांध देते, तो सब अपना दुख आपस में बांटते हैं और कोई किसी का चेहरा भी नहीं देख रहा होता है। कितनी अच्छी चीज़ है यार ये, और इससे ना टेंशन और स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाता है। जो भी मन में है वो बोल दो जा करके। आरक्षण कितना कितना मिल रहा है सीट का देखो, अनुसूचित जनजाति को जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16%, अन्य पिछड़े वर्ग को 27 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10%, महिलाओं को 35% आरक्षण है भैया। यहाँ देखो जरा, ये 50 का भी हो सकता है कभी आगे भविष्य में करते हैं वो लोग। और दिव्यांगजनों को 6% आरक्षण है। ये सीट का है टोटल, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए तृतीय श्रेणी का अगर वो भरते हैं तो 10% आरक्षण होता है, तृतीय श्रेणी की अगर जॉब भरते हैं तो, और चतुर्थ श्रेणी की भरते हैं तो 20% आरक्षण उनको मिलता है। समझ गए आप मेरी बात, है ना। संविदा वालों के लिए ऐसा कि उन्होंने मिनिमम अगर 5 साल काम कर लिया है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 100 संविदा वाले हैं, ठीक है ना, 100 संविदा वाले, तो उसमें से 50 को ना परमानेंट कर देते हैं। अब जिनके काम अच्छे रहे होंगे वो 50 चुन लिए जाते हैं। यही इसका तरीका होता है, यही पूरा संविधान, ये पूरा लिखा, मालूम पूरी शुद्ध हिंदी में लिखा, आप आराम से पढ़ना। जैसे मान लो किसी ने ऐसी ऐसी बातें लिखी, कोई 2 साल किया फिर छोड़ दिया फिर वापस आया, तो क्या उसका तीसरा साल शुरू माना जाएगा या वो पहला साल होगा? तो नहीं, आप चिंता मत करिए, उसे तीसरा साल ही गिनेंगे। समझ गए ना, मतलब टोटल 5 साल संविदा के रूप में होने चाहिए। अब कई लोग एक ही डिपार्टमेंट में 5 साल निभाते हैं, कई लोग अलग अलग जगह पर 5 साल निभाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सर मान लीजिए मैंने 5 साल इसी विभाग में काम किया है, इसी पोस्ट पर काम किया है, क्या मैं दूसरे के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? आप कर सकते हो, ये सब लिखा हुआ है इसमें, ऐसा कोई बाध्य नहीं किया हुआ है। मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, ये सब लिखा, आप आराम से पढ़िए, ठीक है ना। और नहीं भी पढ़ने की जरूरत पड़ी, मैंने आपको 2 मिनट में सब बता दिया जो भी वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, चलते जाइए चलते जाइए, ठीक है। पोस्ट वगैरह, ये फिर से वही पोस्ट कोड आ गया जो आपने देखा था थोड़ी देर पहले, है ना। अब देखो मेरे दोस्तों, ये आप देखोगे यहाँ पर 1170 दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, पर अब ये गलत है, ये पहले वाला है, इसीलिए मैंने आपको पहले और मैं पीडीएफ आपको ना जो है वही वाली दूंगा, क्योंकि आपको तो पोस्ट से मतलब है। डेट वगैरह तो आपने देख ही ली कि 15 फरवरी को पेपर है, 13 जनवरी को लास्ट डेट है ना। 500 रुपये की फीस है ना। देखो जनरल के लिए 500 रुपये की फीस लग रही है ना, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। और बाकी सबके लिए जो है वो 250 रुपये फीस लग रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको। बाकी है ना, लेकिन ये 250 रुपये सिर्फ मूल निवासियों के लिए है ना, बाहर वालों के लिए तो वही 500 हो जाएगा। आप समझिए, ठीक है ना। ये पोस्ट बढ़ चुकी है, बार बार बोल रहा हूँ, है ना, 2265 हो चुकी है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। ये अब आपको ये वाला पन्ना नहीं देखना है, ठीक है, मैंने आपको वो वहां पे समझा दिया। दूसरा वाला पीडीएफ जो है वो भेजूंगा आपको, ठीक है। अब ये लिखा है विभागवार कहाँ पर कितनी है, तो अब ये क्या है ना, ये सही नहीं रही क्योंकि अब ये बदल चुकी है, समझ गए आप, है ना। ये समझ गया ना कि जैसे टेक्नीशियन की, है ना, कुल पद कितनी है, कौन से विभाग में, ये यहाँ पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में यहाँ पर। तो जैसे मान लो मुझे स्पीच थेरेपिस्ट देखना, कुल 1 पद है, तो वो ये रहा भैया, सिर्फ जनरल के लिए है, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसके नीचे आप देखो क्या क्या लिखा है, जैसे एक कॉलम के नीचे रुकोगे ना, तो जैसे उसका वेतन इतना मिलेगा, लेवल 7 होगा, 7वां वेतन मान के हिसाब से। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप पढ़ लोगे, जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स होनी चाहिए 12वीं में, है ना, 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। और दूसरा क्या, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से ऑडियोलॉजी, भाई स्पीच थेरेपिस्ट हो ना, बोल के सिखाना है आपको, तो है ना, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी स्नातक उपाधि स्पीच थेरेपिस्ट अगर आप हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीसरा पॉइंट तो सभी में लिखा हुआ है कि भैया आप जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, उसमें आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो बस ये जरूरी है, इतना अगर आपके पास है तो आप भर लोगे, बड़ी बात है। फिर टेक्नीशियन आ जाएगा, टेक्नीशियन फिर अपने लिए यहाँ पर देख सकता है कि वो भी भाई 10+2 वही पीसीबी से पास आउट हो, परिषद में उसका वही जीवित पंजीयन हो, मान्यता प्राप्त किसी जगह से डिग्री डिप्लोमा या प्रमाण पत्र कुछ तो हो भैया टेक्नीशियन का। फिर टेक्नीशियन असिस्टेंट आ जाएंगे, इनके लिए भी वही वही सब है ना, सब वही है, कुछ अलग नहीं है, समझ गए। तो आप ये रुक करके आराम से देखिएगा, ये पूरा भरा पड़ा है, वही वही टेबल चलेगी, चिंता मत करिए। विभाग का नाम बदलता जाएगा, तो आपको तो रुक करके आराम से इसे देखना है पहले, तो समझते हैं आप मेरी बात, ठीक है। हाँ, नहीं तो घर वाले ताने मारेंगे, ध्यान रखना, जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो लोग। नहीं, जिंदा तो छोड़ेंगे लेकिन मानसिक रूप से मार डालेंगे तुम्हें। आगे चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, ठीक है। और ये कोई, ये फिर नॉर्मलाइजेशन की पद्धति, फॉर्मूला वगैरह आपको ये सब नहीं सीखना है, ठीक है ना। ये भी हटा दो, सीधे मुझे अब सिलेबस बताना है आपको ना, ये फॉर्म वॉर्म कैसे भरते हैं वो लिखा हुआ है, उसको भी छोड़ दो, ठीक है। कॉल कर सकते हैं, ये वो फलाना, ये फिर से वही आ गया, ये फीस वगैरह दुनियादारी। ये आपको सेंटर मिलेंगे भैया, सेंटर आप देख लें अच्छे से, है ना। ये फोटो ले लेना एक रोक करके, और प्रणाली के निर्देश ये सब भी जाने दो आप। ये 25 नंबर की है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता दिया था आपको सिलेबस। सिलेबस पेज नंबर याद कर लो, 85 पेज नंबर में सिलेबस लिखा हुआ है। अब ये देखो जरा, ये किसके लिए लिखा है, नर्सिंग स्टाफ, स्टाफ नर्स और मेल नर्स हेतु जो पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, है ना, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी,
ये सब आएगा तो देख लो यहाँ पे, है ना, ये कम्युनिटी हेल्थ, ये चाइल्ड हेल्थ, है ना, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेटिकल, उसकी नर्सिंग, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो मेंटल हेल्थ के ऊपर जो भी टॉपिक हैं वो, है ना, ये देखो सोशियोलॉजी, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ना बढ़िया से। फिर आ जाता है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, तो फार्मास्यूटिक्स आएंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मा कोग्नोजी, पता नहीं क्या है भाई, है ना, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, एक तो एडुकेशन है कि एजुकेशन है, कम्युनिटी फार्मेसी, है ना, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, पेन चला गया क्या भाई, आ गए, है ना, ये देख लो टॉक्सिकोलॉजी, ये सब दुनियादारी। अब लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जितने भी असिस्टेंट है, तकनीकी सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट, उनके लिए अप्लाइड एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी, है ना, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी, देख रहे हो, पेरिस्टोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सेरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ये सब आ जाएगा। फिर अगर आप रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट या रेडियोग्राफर या अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन के लिए भरने जा रहे हैं, तो फिर आपको ये सिलेबस पढ़ना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, रेडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एलिमेंट्री, रेडिएशन फिजिक्स, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके 75 क्वेश्चन आएंगे पूरे के पूरे। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन टेक्निक्स, स्केलेटल, है ना, यही मैं कह रहा हूँ, अब फट गई ना ये पूरे पढ़ते पढ़ते। तुमको तो पढ़ना है, मुझे तो सिर्फ दूर से देखने में हालत खराब हो जा रही है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, रेडिएशन फिजिक्स इंक्लूडिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, और बाप रे। फिर ये ओटी टेक्नीशियन भैया, आपके 75 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। स्टेरिलाइजेशन, सर्जिकल, फ्लूइड शिफ्टिंग, ओटी, है ना, मेंटेनेंस एंड केयर, जेनिटल, स्पेशल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स आपको सब मेंटेन करना पड़ेगा। कंट्रोल ऑफ इतना 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 इतना, प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल, अरे बाप रे बाप रे। ऑप्टोमेट्रिस्ट, वही आंखों के डॉक्टर हैं ये तो भैया हमारे, तो पूरी पढ़ाई आपकी आंखों से जुड़ी हुई यहाँ लिखी हुई है। फिर ये डेंटल आ जाएंगे, तो डेंटल वाले पूरा देख लो जरा, टूथ मॉर्फोलॉजी, पार्शियल डेंचर्स, ये वो निधर। फिर प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक टेक्नीशियन हो गए अपने, उनके लिए भैया ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, ये बहुत बारीक से लिखा हुआ है दोस्तों, मैं पीडीएफ दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, पीडीएफ दे रहा हूँ, आप उससे पढ़ना। स्पीच थेरेपिस्ट, ये देख लें भैया, ह्यूमन कम्युनिकेशन, फिजिकल एकॉस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच, कसम से ये पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल मामूली बात नहीं है, लोग को सलूट है यार, है ना। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन भैया आप देख रहे हैं यहाँ पर, रेडियोथेरेपी मशीन, रेडियो इफेक्ट्स ऑफ आयोनाइजिंग, ट्रीटमेंट प्लानिंग। सोचो अपन जब जाते हैं तो इन्हीं लोग के पास जाते हैं, इन भैया लोगों से बड़े अच्छे से पेश आना चाहिए आपको, ठीक है ना, इसका ध्यान रखें। देख लो मेरा चेहरा पहचान लो अगर मैं तुम्हें कभी दिख जाऊँ तो, ठीक है। फिर आ जाता है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, निश्चेतना टेक्नीशियन, ये बड़ा खतरनाक डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत मतलब जो मैंने सुना है ना कि सबसे रिस्की काम है भाई, इतना भी नहीं हो जाए कि बंदा होश ही में ना आए, कि हमेशा के लिए कोमा में चला जाए, एकदम मेजर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये बहुत कठिन काम है, इसके एक्सपर्ट होना बहुत, अरे बाप रे। ये ईईजी टेक्नीशियन, ईईजी का फुल फॉर्म क्या है यार, यहाँ पे तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इतना सारा इलेक्ट्रो है, तो कुछ तो एक तो ई मुझे मालूम चल रहा है, इलेक्ट्रो एक ई नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना। और ये CSSD टेक्नीशियन, और यहाँ पर भी इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, एक सी का मतलब तो कंट्रोल होना चाहिए कहीं से ना, कंट्रोल काफ़ी बार आ रहा है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं। फिर आ जाता है ये इनके लिए इतना पूरा का पूरा, है ना, ये ट्यूबरक्यूलोसिस, चेस्ट डाइजीज, हेल्थ केयर, और ये ECG टेक्नीशियन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हाँ सही है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सिलेबस फॉर कैथ लैब टेक्नीशियन भैया। आप अप्लाइड एनाटॉमी तो आप थोड़ा सा देख लेंगे आराम आराम से, ठीक है, अपना अपना सिलेबस, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट अलग से मोबाइल में रख लेना और फिर उसके हिसाब से पढ़ाई शुरू करना। खत्म दोस्तों, खत्म हो गया ये पूरा का पूरा काम, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी बातचीत भी हुई हमारी, है ना। और अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, कल फिर मिलेंगे एक और नए जॉब के साथ, तब तक के लिए इसे भरिए। पिछले कुछ वीडियोज़ मैंने नालको के, CBSE की जो पोस्ट खुली थी उनको भी देख लीजिए, सब परमानेंट जॉब है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, फिर कोई डाउट हो जाए तो मुझसे पूछ लीजिए यहाँ पर, इंस्टाग्राम में, कहीं पर भी, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और थोड़े बहुत दुख अगर आए तो बस उस समय शांत रहिए, अगले दिन सब कुछ वापस ठीक हो जाने वाला है। आनंदित रहे।